गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं तो आज के लेक्चर की। एंड सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के लिए वहां पे काम के है। तो आज के जो टॉपिक्स है उसके अंदर कुछ इस तरीके के टॉपिक्स है आपके सामने। एक बात हमें करनी है कुछ इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। सेकेंड, उसके बाद एक टॉपिक है आज का एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जो भी रिसेंटली इंडिया ने वहां पे टेस्ट किया है एंड दैट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड, दैट इज इंडिया ने खुद ही इसको बनाया है। तीसरे वहां पे है कुछ बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स, और ये जो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स है इसे शॉर्ट में बोला जाता है कैट बॉन्ड्स, तो उसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे अपने बातें। देन रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को वहां पे एक सम्मान दिया गया है विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस। एंड देन आफ्टर देयर आर सम इश्यूज विथ महिसागर रिवर, जो भी रिसेंटली वहां पे देखा जाए तो महिसागर रिवर्स के अंदर, तो महिसागर रिवर के एक उसके ऊपर जो एक ब्रिज था वहां पे थोड़ा सा हुआ था क्रैश एंड बहुत सी गाड़ियां उस रिवर के अंदर वहां पे गिर गई। एंड देन आफ्टर ये रिवर जो है वो भी रिसेंटली वहां पे न्यूज में है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। Let's start the first topic, that is all about India and the global south। और क्या है आज के करंट के न्यूज में इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। तो देखिए रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर, दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर 5 नेशन टूर, उनकी जो 5 अलग अलग देशों की वहां पे टूर थी अक्रॉस गाना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एज वेल एज नामीबिया, जिसने एक नई चीज को वहां पे आउटरीच दी है, मार्क द स्ट्रेटेजिक आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लीडरशिप इन द डेवलपिंग नेशन। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये जो मीटिंग रही है अलग अलग जगह पे विच इज नोन एज द ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ के कुछ कंट्रीज के अंदर हमारी ये जो मीटिंग्स वहां पे रही वो इस बात को इंश्योर कर रही है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे इंडिया का जो रोल है वो डेफिनेटली लीडरशिप वाला वहां पे रोल है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस ग्लोबल साउथ। देखिए टर्म दी गई है ग्लोबल साउथ नाम की, और ये टर्म बेसिकली कौन से कंट्रीज को दी जाती है। तो देखा जाए तो एक डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज का है ये वाला एक ग्रुप, और कौन से कॉन्टिनेंट्स में आपको ये सब मिलता है, तो नॉर्मली इक्वेटर के साउथ वाले रीजन में आपको ये सब ज्यादा मिलेंगे, दैट इज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एज वेल एज ओशनिया। वेर इज ओशनिया? दैट इज इन दी पैसिफिक ओशन। तो वहां पे आपको ये सब चीजें कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो मेजरली सदर्न कॉन्टिनेंट के अंदर वहां पे जितने भी कंट्रीज है, तो सदर्न कॉन्टिनेंट की इन कंट्रीज के बारे में कुछ है बातें, दैट इज डेवलपिंग एंड एमर्जिंग कंट्रीज मोस्टली इन दी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ओशनिया that share similar developmental challenges and seek greater representation in global decision making platforms। तो इन सारे के सारे कंट्रीज को वहां पे ऐड किया गया है और उनके लिए एक टर्म दी गई है विच इज नोन एज ग्लोबल साउथ। और ये टर्म का ओरिजिन कब से हुआ है, तो 1960 के अंदर, 1960s के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था कार्ल ओग्लेस्बी। द नेम इज कार्ल ओग्लेस्बी। और उस जमाने में जो वियतनामी वॉर वहां पे हुए थे, और उस वॉर के टाइम पे उन्होंने ये वाली एक टर्म वहां पे दी थी, एंड गेन्ड प्रोमिनेंस विद द ब्रेंट लाइन व्हिच डिमार्केटेड द वेल्दी नॉर्थ फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड साउथ। जो इकोनॉमिक्स के टर्म में वहां पे वर्ड यूज होता है ब्रेंट लाइन, जो नॉर्थन मतलब कि जो नदन वाले जितने भी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, और उनसे वो सदन वाले अंडर डेवलप कंट्रीज को अलग करने वाली ये जो लाइन है विच इज नोन एज ब्रेंट लाइन, उसने इस बात को और ज्यादा वहां पे प्रोमिनेंट वहां पे बनाया, और तब से ये वाली टर्म चलती है दैट इज ग्लोबल साउथ। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो दिस टर्म इज पॉपुलराइज्ड इन द रिसेंट डेकेड्स due to dissatisfaction with the global governance system, especially after COVID-19, Ukraine war, as well as climatic crisis।
तो ये जब इश्यूज इतने ज्यादा सब दुनिया के सामने जब बनते रहे, तो एट दैट टाइम ये वाली टर्म वहां पे ज्यादा पॉपुलराइज हुई है, ज्यादा वहां पे फेमस हुई है। अगर उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ग्लोबल साउथ के मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए एक चीज तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, दैट इज देयर इज अ जियोग्राफिक फ्लूइडिटी। व्हाट इज जियोग्राफिक फ्लूइडिटी? मतलब इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर ही वहां पे टारगेटेड है। इट इज नॉट स्ट्रिक्टली सदर्न, it also includes countries like India as well as China which are in the northern hemisphere। लेकिन ओवरऑल टर्म जो यूज होती है दैट इज ग्लोबल साउथ, बट यहाँ पे पहली चीज वही लिखी हुई है, दैट इज जियोग्राफिकल फ्लूइडिटी। ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर वाले नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ वाले भी आते हैं। इन शॉर्ट आप ओवरऑल एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम ग्लोबल साउथ वाला वर्ड वो यूज कर रहे हैं, तो हम कुछ अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर वहां पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के कौन से किसी भी कोने में क्यों ना हो, कोई भी पार्ट में क्यों ना हो। सो दे आर द फोकस्ड। प्लस अगर हम बात करें तो जितने भी कंट्रीज यहाँ पे आते हैं, दे आर मेजरली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज दे आर हैविंग लिमिटेड वॉइस इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज वर्ल्ड बैंक। तो हर जगह पे इनके पास बोलने के इतना ज्यादा राइट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच गुड वोटिंग पावर इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट्स व्हाई वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन आपको थोड़ा सा मिलता है। प्लस ये जितने भी कंट्रीज यहाँ पे है, वहां पे कुछ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज की बात करें तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, फूड एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटेबल ट्रेड। और कौन सी इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स उनके पास अवेलेबल है? सो वी आर हैविंग G77, दैट इज G77, जहां पे कुछ 134 कंट्रीज है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जहां पे है कुछ 120 नेशंस, एंड इंडिया लेड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स। लेकिन अगर हम बात करें तो दुनिया के जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, उनके सामने कुछ चैलेंजेस भी आज है। तो वो चैलेंजेस की अगर हम बात करें इन द मेंस पर्सपेक्टिव, जो कि आपके IR और सिक्योरिटी के अंदर मेंस के पर्सपेक्टिव में आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज एक तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो यहाँ पे भी है, दैट इज अबाउट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज हो चुके हैं, उन्होंने अपने डेवलपमेंट की राह में बहुत सी जगह पे एनवायरमेंट को हर्ट किया हुआ है, एनवायरमेंट को हार्म किया हुआ है। बट दे आर लाइक कि भैया अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एनवायरमेंट ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, तो इससे ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अब पॉसिबल नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड दैट्स व्हाई पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे पोल्यूशन वगैरह इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपने उसी पोल्यूशन को करके ही अपना डेवलपमेंट किया है, और जब बाकी कंट्रीज जैसे कि ग्लोबल साउथ अपने डेवलपमेंट की वहां पे बात आगे रखती है, तो आप पॉल्यूशन के वहां पे नारे लगा देते हो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मतलब ये एनवायरमेंट की बातें गलत है, दैट इज डेफिनेटली राइट, लेकिन इसे कौन बोल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जो पोल्यूशन कर रहा है वही अगर बोल रहा है कि आप पोल्यूशन मैंने भले कर दिया, आप मत करिए, तो वहां पे थोड़े से वहां पे क्वेश्चन उठ जाते हैं। और जितने भी अंडर डेवलप्ड नेशंस है, उनके ऊपर इन सब पोल्यूशन का वहां पे भार जो है वो इनके ऊपर शिफ्ट किया जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, कि आज पूरी दुनिया के अंदर बिकॉज ऑफ इंडिया और बिकॉज ऑफ चाइना द पोल्यूशन इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। बट एक चीज तो समझिए कि हमारी वजह से आज हो रहा है, लेकिन इतने सालों से जो हो रहा है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया और चाइना और दिस ग्लोबल साउथ। सो बेसिकली यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी जो है वो आज एक बिगेस्ट चैलेंज बन चुकी है इनके डेवलपमेंट के आगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर वर्ड्स में या फिर क्लियर डेटा में लिखा हुआ है कि अफ्रीकन नेशंस कंट्रीब्यूट लेस देन 4% टू द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, बट दे आर फेसिंग सीवियर क्लाइमेटिक शॉक्स इन देयर कंट्रीज। तो एक तो क्लाइमेट चेंज का जो भार है वो इनके ऊपर डाला जाता है, प्लस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो दिक्कत आ रही है वो भी ग्लोबल साउथ को ज्यादातर आ रही है। तो उसकी वल्नरेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि अफ्रीकन नेशंस में ये वाली चीज हमको बहुत क्लियरली वहां पे मिल रही है, जिनका ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में लेस देन 4% का वहां पे कंट्रीब्यूशन है, दे आर फेसिंग सम क्लाइमेटिक सीवियर शॉक्स। प्लस यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज है वहां पे डेट बहुत ही ज्यादा है, दैट्स व्हाई द डेट डिस्ट्रेस इज कंपैरेटिवली हायर। Many nations face extreme debt burdens worsened by COVID-19 as well as global inflation। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो श्रीलंका की भी यही हालत,
जाम्बिया की भी यही हालत कि कोविड-19 के बाद उनका डेट बर्डन जो है वो वहां पे बहुत बढ़ चुका है और ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से भी उनकी हालत जो है वो आज खराब हो चुकी है। रिसोर्स वेपनाइजेशन, that strategic minerals like lithium as well as rare earth elements are monopolized and limiting access to the green energy technology। तो ये भी एक चैलेंज उनके सामने है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो 70% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट को वहां पे कंट्रोल कर रहा है। डिजिटल इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी और इसलिए देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के कारण जो वहां पे एक गैप बन रहा है, डिजिटल गैप, तो नॉर्थ एंड साउथ दोनों जो वर्ल्ड है, दैट इज दोनों जो ग्लोब है, वहां पे ये वाला गैप आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, द ग्लोबल साउथ lacks permanent representation in key global institutions like United Nations Security Council। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारा इंडिया का वॉइस यहाँ पे कैसे है या फिर इंडिया का रोल कैसा है, तो देखे तो सबसे पहले हमारा जो रोल है वो पहला बोल सकते हैं दैट वी आर डिप्लोमेटिक वॉइस। इंडिया होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स एंड बेग्ड अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबरशिप। तो हम थोड़ा डिप्लोमेटिक यहाँ पे अप्रोच रखते हैं। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2023 एम्पलीफाइड सदर्न कंसर्न्स। एक साइड पे अपने साउथ वाले के साइड पे भी है, दूसरे साइड पे अपने G20 को भी वहां पे प्रेसिडेंसी हमारे पास थी 2023 में। तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए इसको बोलते हैं कि थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच हमारा ज्यादा है। अगर उनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात करें तो गाना के साथ हमारी पार्टनरशिप अच्छी है इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल माइनिंग्स एज वेल एज मैरीटाइम सिक्योरिटी। अर्जेंटीना के साथ देखा जाए तो वहां पे हमारी है लिथियम एक्सप्लोरेशन डील। नामीबिया की अगर हम बात करें तो यूपीआई फिनटेक रोल आउट, बायोफ्यूल्स एज वेल एज क्रिटिकल मिनरल्स। एंड ब्राजील के साथ बात करें तो देयर आर सम डिफेंस डील्स, और हमारी जो आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उनके लिए वो इंटरेस्टेड। कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी सीज एड्रेसेस टू द फॉरेन पार्लियामेंट्स, योगा प्रमोशन, डायस्पोरा एंगेजमेंट, बूस्ट इंडियाज सॉफ्ट पावर। इन सारी की सारी चीजों की वजह से हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो ज्यादा वहां पे बूस्ट हुआ है। और देखा जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज थोड़ी सी बैलेंस रही है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपोर्ट्स वो हम यहाँ पे करते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ इंडिया एज वेल एज ग्लोबल साउथ। तो रिसेंटली मोदी जी की वहां पे जो अलग अलग जगह पे जो मीटिंग रही है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो उसने वाला टर्म जो है उसको वापस एक बार जागृत किया है, ग्लोबल साउथ। एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर। और अगर हम बात करें कुछ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई। और अभी तक अगर आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इस नंबर पे आज ही वहां पे कांटेक्ट करें। एंड यू कैन आल्सो फिल अप द फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट आवर स्टाफ मेंबर्स विल कांटेक्ट यू सून। एग्जाम के रिगार्डिंग, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। यू कैन आल्सो विजिट आवर ब्रांच ऑफिसेस। तो आप हमारी ब्रांच पे भी आ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्म को भी आप फिलअप वगैरह कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। और मीडियम के हिसाब से बात करें तो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर गुजराती मीडियम हो, तो सारे लैंग्वेजेस के अंदर आपको यहाँ पे कोचिंग्स अवेलेबल मिल जाएंगे फ्रॉम पीडी गुरुकुल। दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आज ही यहाँ पे कांटेक्ट करें। और एक चीज और भी बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे से मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने उस ग्रुप को वहां पे ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडी गुरुकुल के टेलीग्राम ग्रुप की जो चैनल है उसकी लिंक वहां पे दी गई है। You can go on that link and you can download this PDF for all the aspirants who are preparing in English medium or in Gujarati medium। ये PDF जो है वो दोनों लैंग्वेज में वहां पे अवेलेबल है, so you can easily download from the same। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया ने वहां पे कुछ टेस्ट किया है, दैट इज एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जिसको अपने बोलते हैं इरेजर। क्या है इरेजर? वैसे स्पेल थोड़ा सा अलग है लेकिन इसको बोला जाता है इरेजर। दैट इंडिया कंडक्टेड अ सक्सेसफुल यूजर ट्रायल्स ऑफ इरेजर दैट इज एक्सटेंडेड रेंज
anti-submarine rocket from INS Karnavati, demonstrating its enhanced underwater strike capabilities. जो हमारी अंडर वाटर स्ट्राइक करने की जो कैपेसिटीज है उसको वहां पे शोकेस कर रही है. बाय द वे होता क्या है ये इरेजर? तो एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, मतलब कि सबमरीन को तोड़ने वाला रॉकेट अंडर वाटर, इज अ स्टेट ऑफ आर्ट अंडर वाटर वेपन सिस्टम विच इज डेवलप्ड इंडिजीनियसली, जो हमने खुद बनाया है, स्वदेशी है, बाय डीआरडीओ टू टारगेट द हॉस्टाइल सबमरीन्स. अंडर वाटर सबमरीन्स को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे वाली चीज बनाई है इरेजर. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमने इरेजर को वहां पे किया है डेवलप, उसके ट्रायल्स वहां पे हुए सक्सेसफुली कंडक्ट. एंड व्हाट इज दिस इरेजर? इट इज एंटी सबमरीन रॉकेट्स. सबमरीन को मारने के लिए वहां पे अंडर वाटर की बात है, तो ये वाले रॉकेट्स हमने किए हैं डेवलप. एंड यहाँ पे अगर उसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन नेवल वॉरशिप्स which are equipped with indigenous rocket launchers. It is developed by DRDO. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी जो नेवल फोर्स है उसको लॉन्ग रेंज हाई प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी वहां पे प्रोवाइड करना, और साथ में जो अंडर वाटर थ्रेट्स है उसको वहां पे न्यूट्रलाइज करना ओनली बाय यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी. एंड देयरफॉर वी कैन से कि अगर अपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो जो फॉरेन डिफेंस इंपोर्ट्स है उसके ऊपर हमारे रिलायंस थोड़ा सा कम हो जाएगा. और इसके अगर हम प्रॉपर उसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक तो ट्विन रॉकेट मोटर सिस्टम आपको मिलेगी जो दोनों शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज टारगेट्स को इफेक्टिवली वहां पे एंगेज, उसके साथ वहां पे एंगेज हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज आपको वहां पे मिलेगा जो बताता है दैट इट एंश्योर्स प्रिसाइज टाइम डेटोनेशन अपॉन नियरिंग सबमरीन थ्रेट्स. हाई ऑपरेशनल एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी आपको बहुत ही बढ़िया सी मिलेगी और अलग अलग कंडीशंस के अंदर ये आपको वहां पे परफॉर्म करके देती है. वॉरहेड रिलायबिलिटी, compatible launch platforms, it can be fired from frontline warships using Indian made rocket launchers, जो हमने आगे भी वहां पे बात की. एंड अगर हम बात करें तो हाइलाइट्स फ्रॉम द सी ट्रायल्स, अ टोटल ऑफ 17 records were tested from INS कर्णावती. टोटल 17 records को, रॉकेट्स को यहाँ पे टेस्ट किया गया. वहां पे उसकी रेंज प्रिसीजन के बारे में, फ्यूज टाइमिंग रिलायबिलिटी के बारे में, वॉरहेड डेटोनेशन के बारे में, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये सारी की सारी चीजों को यहाँ पे कंफर्म किया गया. और डेफिनेटली अगर अपने ऐसे एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम वहां पे डेवलप करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा कि एक तो हमारी नेवी जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी और ये सब कुछ स्वदेशी है, तो वहां पे आत्मनिर्भरता हासिल हो सकती है, दैट इज नोन एज सेल्फ रिलायंस. तो हमारी डिफेंस सिस्टम को एक नया सा स्वरूप यहाँ पे मिल सकता है. और साथ में ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो डिफेंस बजट होता है उसका बहुत एफिशिएंट यूज आपको यहाँ पे मिलेगा और इट रिफ्लेक्ट्स डीआरडीओ इनोवेशन. तो हमारे जो डीआरडीओ है उसका इनोवेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज इरेजर. उसके बाद आज के करंट अफेयर का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स? क्या होते हैं ये कैटास्ट्रोफी? कुछ अलग टाइप के कुछ बॉन्ड्स है जिसको बोलते हैं कैट बॉन्ड्स इन अ शॉर्ट. चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या है ये कैट बॉन्ड्स. देखिए पहले तो सिर्फ ये जानना है कि ये बॉन्ड्स बेसिकली होते क्या है, उसके बाद कंटेक्स्ट में क्या है उसके ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे. ये जो बॉन्ड्स है जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स और कैट बॉन्ड्स, दे आर इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज. एक इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटी है जो डिजास्टर रिस्क को ट्रेडेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है. दे ट्रांसफर्स द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और इंश्योरर्स टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट. जो डिजास्टर के द्वारा जो लॉस होने का रिस्क है वो गवर्नमेंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी से हटा के उसको ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में शिफ्ट करने वाले हैं ये वाले बॉन्ड्स.
और कैसे होगा शिफ्ट, इतना बड़ा रिस्क जो डिजास्टर का है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बोला है दैट अ गवर्नमेंट और एन इंश्योरेंस कंपनी दैट इज अ स्पॉन्सरर दे विल इश्यू अ बॉन्ड, और उसका प्रीमियम भी वो लोग वहां पे पे करेंगे लोगों को। इंटरमीडियरीज लाइक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा, ये इन बॉन्ड को उनके प्लेटफॉर्म पे से करेंगे इश्यू एंड टू द इन्वेस्टर्स। अगर मान के चलो इफ अ प्री डिफाइंड डिजास्टर अकर्स, अगर इन्होंने जो पहले से डिजास्टर सोच के वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसा डिजास्टर हो सकता है, अगर वही डिजास्टर हुआ, जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में बोला था और 7 का मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आ गया, तो फिर इन्वेस्टर जो है वो थोड़े से पैसे वहां पे लूज करेंगे और शायद हो सकता है कि वो सारे के सारे पैसे भी वहां पे लॉस हो जाए, क्योंकि वो पैसे जो है वो वहां पे कुछ ना कुछ लोगों के रिलीफ और रिकवरी के लिए वहां पे यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई भी डिजास्टर नहीं हुआ, तो ये सारे के सारे पैसे जो है वो उनको वहां पे वापस मिल जाएंगे विथ प्रीमियम। इफ नो डिजास्टर अकर्स then investor receives regular high yield interest and the principal is repaid at the time of maturity। in short ये कुछ इस टाइप के बॉन्ड्स है कि आज आप हमको पैसे दे, इतने इतने डिजास्टर के लिए हम यहाँ पे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, अगर वो डिजास्टर हुआ तो ही आपके पैसे जाएंगे, अगर वो डिजास्टर नहीं हुआ तो आपको पैसे भी वापस मिलेंगे और उसके ऊपर हम अच्छा खासा इंटरेस्ट भी तुमको वापस देंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी अगर गलती से भी कहीं पे डिजास्टर होता है तो उसका जो भी खर्चा है वो खर्चा करेगी गवर्नमेंट, लेकिन वो पैसा किसका लगने वाला है, इन्वेस्टर का। सो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोल सकते हैं कि उनका ये जो डिजास्टर वाला जो रिस्क है उन्होंने इन्वेस्टर पे ट्रांसफर कर दिया। तो इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है कि सर अगर कोई भी टाइप का ये डिजास्टर नहीं आया देन गवर्नमेंट विल पे यू अ हाई इंटरेस्ट, बहुत ही बढ़िया सा आपको ब्याज उसके ऊपर मिलेगा और प्लस आपकी जो भी कैपिटल अमाउंट होगी वो आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रिटर्न्स एक तो बहुत बढ़िया से होता है, गवर्नमेंट बहुत ही हायर इंटरेस्ट वहां पे करता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे प्रिंसिपल लॉस होने के चांस भी ज्यादा है। अगर रिस्क ज्यादा होगा देन यू हैव टू पे हायर इंटरेस्ट, प्लस पैरामेट्रिक ट्रिगर्स pays out are linked to measurable event thresholds, for example wind speed, Richter scale magnitude etc etc। और देखा जाए तो ये जो नॉर्मली अपना स्टॉक मार्केट का रिस्क होता है वो उस टाइप के मार्केट रिस्क से ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है। सो नेचुरल हैजार्ड्स आर अनकोरिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर कहीं पे इकोनॉमी को थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो भी इस टाइप के बॉन्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डाउट दिस बॉन्ड्स आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी but they are not connected with this kind of traditional stock markets। and fast dispersal, it enables quick financial assistance post disaster, reducing the reliance on slow government processes। एक बार गलती से कहीं पे डिजास्टर आ गया तो उसके सामने लड़ने के लिए फटाफट गवर्नमेंट के पास पैसे अवेलेबल होंगे। जो डिलेड गवर्नमेंट का एक जो स्वरूप इतने सालों से हमने वहां पे देखा है वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। तो देखा जाए तो डिजास्टर रेजिलिएंट पब्लिक एंड फाइनेंस आपको यहाँ पे मिल सकता है, रीजनल रिस्क पुलिंग, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन सामने आपको कुछ लिमिटेशंस भी मिलेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल पे आउट गैप्स। बॉन्ड्स विद नैरोली डिफाइंड ट्रिगर्स में डिनाई पे आउट डिस्पाइट द रियल डैमेज। अगर बॉन्ड्स को इश्यू करने के टाइम पे वहां पे बहुत ही बढ़िया से क्लियरेंस नहीं हुआ है तो मान के चलो एट द टाइम ऑफ पे आउट कुछ ना कुछ छटकबाजी वहां पे चलेगी और इन्वेस्टर को पैसे जा सकते हैं। एंड परसेप्शन ऑफ वेस्ट, इफ नो डिजास्टर अकर्स हाई प्रीमियम्स में बी पॉलिटिकली क्वेश्चन्ड, बहुत ही बड़े बड़े प्रीमियम आपको देने पड़ेंगे। एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, इट रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंट मॉडलिंग, actuarial accuracy as well as robust data to avoid the failure। तो ये सब चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, और इसीलिए देखा जाए तो अभी कंटेक्स्ट में क्यों है ये that India's growing vulnerability to the climate disaster have reignited the policy interest in catastrophe bonds as a financial instrument for disaster risk financing। इंडिया की जो ये क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो मान के चलो कि अगर ऐसे कोई भी बॉन्ड्स है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह जो है वो आपको वहां पे ज्यादातर पे करने की बारी वहां पे आ सकती है।
और उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन वहां पे उठ सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिराबिलिस। एंड व्हाट इज दिस मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिराबिलिस? तो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा ये वाला न्यूज आपको माइंड में नहीं रखना है, बस ये कौन से कंट्री का है और ये नाम कहां से आया, दैट इज द ओनली थिंग। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज गॉट दिस अवार्ड फ्रॉम नामीबिया। बस ये ध्यान में रखना, ये अवार्ड हमको कौन सी कंट्री दुनिया में देती है? ये अवार्ड है नामीबिया का। इट इज नामीबियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर which is known as the order of the most ancient Welwitschia mirabilis, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां पे मिला है। और ये पहले इंडियन लीडर है जिसको ये वाला अवार्ड वहां पे मिला है, जो इंडिया और नामीबिया के बायलिटरल जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा टाइप है, उसको वहां पे और वहां पे स्ट्रेंथन कर रहा है। एग्जैक्टली ये वर्ड कहां से लेके आए हैं? इट इज अ प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड which is named after Welwitschia mirabilis, a rare रेजिलियंट डेजर्ट प्लांट। ध्यान रखना ये डेजर्ट प्लांट का नाम है, ये किसी इंसान के ऊपर से ये नाम नहीं बना है, ये डेजर्ट प्लांट का नाम है विच इज नेटिव टू द नामीबिया। ये प्लांट जो है वो आपको नामीबिया का नेटिव है, मतलब इसका ओरिजिन वहां से हुआ है। और एक ऐसा जबरदस्त प्लांट है जो डेजर्ट में उगता है और इट कैन सर्वाइव फॉर ओवर 1000 years। वो हजारों साल तक वहां पे जिंदा रह सकता है और उसी के नाम से ही वाला अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। दिस अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। सो इट इज लाइक अ सिंबल ऑफ एंड्योरेंस टुवर्ड्स योर पार्टनर्स। इट इज अ कल्चरल सिंबोलिज्म। It emphasizes survival, friendship as well as the test of the time। तो इन सबको यहाँ पे शोकेस कर रहा है और ये हमारी डेफिनेटली पार्टनरशिप को और ज्यादा वहां पे बढ़ाएगा और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी वहां पे ज्यादा है। और इंपॉर्टेंस कौन सी कंटेक्स्ट में है, तो एक चीज ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए कि नामीबिया के अंदर मिनरल की पार्टनरशिप इंडिया की बहुत बढ़िया सी जारी है। एंड नामीबिया होल्ड वास्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, ऑयल एज वेल एज कॉपर। और इंडिया जो है वो वहां पे अलग अलग एनर्जी और मिनरल को वहां पे एक्सप्लोर भी कर रहा है फॉर अवर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एज वेल एज स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस अवार्ड। तो बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये वाला अवार्ड मिला है और ये अवार्ड किसकी खासियत है? कि नामीबिया द्वारा दिया जाने वाला उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम किसी प्लांट के ऊपर से आया है विच इज नेटिव टू द नामीबिया। एक डेजर्ट का ऐसा प्लांट जो 1000 years तक डेजर्ट में सरवाइव करता है, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और वहां पे आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑल अबाउट महिसागर रिवर। रिसेंटली महिसागर रिवर क्यों थोड़ी सी न्यूज में है? अ सेक्शन ऑफ गंभीरा ब्रिज जो कि बड़ौदा के पास में मुजपुर के अंदर है, और सेक्शन का मतलब है उसका थोड़ा सा पार्ट। गंभीरा ब्रिज जो कि मुजपुर बड़ौदा के अंदर है, उसका थोड़ा सा पार्ट वहां पे कोलैप्स हो चुका है एंड कॉजिंग मल्टीपल व्हीकल्स टू फॉल इनटू दिस रिवर, दैट इज महिसागर रिवर, जो अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि 9 लोगों की वहां पे डेथ हुई है। इन शॉर्ट ब्रिज जो है वो टूट गया है, उसका थोड़ा सा पार्ट टूट गया है, बहुत सी गाड़ियां वहां पे नीचे, बहुत से व्हीकल्स वहां पे नीचे गिर चुके हैं और बहुत से लोगों की वहां पे डेथ हुई है। तो बस उसकी वजह से ये वाली रिवर जो है वो अभी थोड़ी सी न्यूज में है। तो देखिए जान लेते थोड़े से फैक्ट्स ऑन महिसागर रिवर। It is one of the most important west flowing rivers in the peninsular India। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि महिसागर इज द ओनली रिवर इन इंडिया विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कर्क वृत्त, उसको 2 बार क्रॉस करने वाली एकमात्र भारत की रिवर, जिसका नाम है महिसागर रिवर। और इस महिसागर रिवर के ऊपर देखा जाए तो वो कौन से मेजर वहां पे डैम्स है? तो एक तो है बजाज डैम, देयर इज नोन एज मही बजाज सागर डैम, जो है राजस्थान के अंदर। गुजरात के अंदर 2 है, एक है कडाना और दूसरा है वणाकबोरी। और कौन से मेजर सिटीज और डिस्ट्रिक्ट इसके आसपास है? तो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो धार और रतलाम, राजस्थान के अंदर देखा जाए तो बांसवाड़ा, एंड गुजरात में अगर हम बात करें तो महिसागर, बड़ौदा, खेड़ा, वो सब इसी रिवर के ऊपर आपको वहां पे मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो लास्ट में अरेबियन सी के अंदर जाती है,
और वहां से बहुत से उसके आसपास ऐसे जोन भी है जहां पे उसकी वर्शिप होती है, बहुत से टेम्पल्स है वहां पे। एंड इट इज डेफिनेटली अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जहां पे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एज वेल एज आइलैंड इकोसिस्टम्स आपको वहां पे मिलती है ड्यू टू द बैक वाटर्स इन महिसागर रिवर, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस रिवर। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं एंड। और जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे करें कॉन्टेक्ट, and you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship on the admission। तो आज ही यहाँ पे कांटेक्ट करें, आज ही अपनी सीट को वहां पे बुक करें और गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको एक नई डायरेक्शन वहां पे प्रोवाइड करें। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड। कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।